अगला है आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 जिसमें है कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट या संसद का गठन। देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की एक संसद होगी और हमारा जो यूनियन लेजिस्लेचर होगा, हमारी जो संघीय विधायिका होगी वो संसद के नाम से ही जानी जाएगी। लेकिन आप जानते हैं हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो संसद है वो मिलकर बनी है किस किस से? भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसके अलावा अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे हम कहते हैं राज्यसभा, और हाउस ऑफ पीपल या जिसे कहा जाता है लोकसभा। भारत की एक संसद होगी, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होगी। इसके बाद आर्टिकल 80 या अनुच्छेद 80 में है कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा या राज्यसभा की संरचना। आप जानते हैं राज्यसभा इज कंसीडर्ड एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाती है। इसे उच्च सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संसद का स्थायी सदन है और इसे कभी भी डिसोल्यूट या विघटित या भंग नहीं किया जा सकता। ये लगातार चलती रहती है। देयर कैन बी मैक्सिमम 250 मेंबर्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में आप जानते हैं एट प्रेजेंट देयर आर 245 मेंबर्स इन राज्यसभा, जिसमें से 12 सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं, मनोनीत होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल 81 में है कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा या लोकसभा की संरचना। दिस इज कंसीडर्ड एज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसे संसद का निम्न सदन कहा जाता है। ये प्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस में डायरेक्टली जनता ही क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है और वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट डालती है। इसे निम्न सदन इसलिए कहते हैं बिकॉज इट कैन बी डिसोल्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसे राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है। देयर कैन बी मैक्सिमम 550 मेंबर्स इन लोकसभा। लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है, 543 है। पहले इसमें 2 एंग्लो इंडियंस भी हुआ करते थे, लेकिन उस प्रावधान को 2019 में 104वें संविधान संशोधन से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके बाद है आर्टिकल 82 जिसमें है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 82 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि हर जनगणना के बाद, प्रत्येक सेंसस के बाद संसद के सीटों के आवंटन में क्या किए जाने चाहिए, बदलाव किए जाने चाहिए, रीएडजस्टमेंट किए जाने चाहिए। क्योंकि ये एडजस्टमेंट किस आधार पर किए गए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जनगणना या जनसंख्या के आधार पर। और अगर जनसंख्या के आधार पर किए गए हैं तो जब भी सेंसस होगा तो आप जानते हैं राज्यों की पॉपुलेशन या तो बढ़ेगी या तो कम होगी। भारत में तो बढ़ेगी ही, कम तो होने से रही। और आप जानते हैं कि संसद की सीटों का जो आवंटन है वो वर्ष 2026 तक क्या कर दिया गया था, फ्रीज कर दिया गया था 1971 के सेंसस को बेस ईयर मानकर। लेकिन ये 2025 है और इस वर्ष सरकार जनगणना करवाने वाली है, सेंसस करवाने वाली है और अगले साल इस रीएडजस्टमेंट या इसे रीएडजस्ट करना होगा, इसको समायोजित करना होगा। तो पूरे के पूरे चांसेस हैं कि अगले साल स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरीज वाइज लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में क्या होंगे, बदलाव होंगे, चेंजेस होंगे। तो बेटर है कि भाई ऐसा होने से पहले तैयारी अच्छे से कीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए, वरना आपको नए आंकड़े, नया डेटा याद करना पड़ेगा, सेंसस का भी और साथ में रीएडजस्टमेंट्स का भी, जो कि संसद में हो सकते हैं। नेक्स्ट अगला है आर्टिकल 83 अनुच्छेद 83 टेन्योर ऑफ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट या संसद के सदनों की अवधि। तो दोस्तों आप जानते हैं संसद में 2 सदन है, एक लोकसभा जिसका कार्यकाल कितना होता है 5 years, 5 वर्ष। लेकिन आप जानते होंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी, लेकिन आपातकाल की स्थिति में इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मैक्सिमम 1 year। आपातकाल की स्थिति में इसे अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्यसभा का कार्यकाल तो नहीं होता है क्योंकि राज्यसभा तो संसद का स्थायी सदन है, लेकिन ध्यान रखेंगे राज्यसभा मेंबर्स, ये जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं 6 years के लिए।
वो चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों को रिटायर कर दिया जाता है, सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, और उनके स्थान पर और 1/3 सदस्यों को क्या करते हैं, चुन लिया जाता है या चुने जाते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल 84 अनुच्छेद 84, जिसमें है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं या अर्हताएं। संसद का सदस्य बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन है ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना या होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, ही शुड नॉट बी इनसेन और इंसॉल्वेंट, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट अटेन अ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और आप जानते हैं, अगर हम मिनिमम एज की बात करें, न्यूनतम आयु की बात करें, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 ईयर्स, 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष। नेक्स्ट, अगला आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85, जिसमें है सेशंस, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, ये राष्ट्रपति की शक्ति है। और आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के ही द्वारा अनुच्छेद 85 के तहत संसद के दोनों सदनों को समय समय पर सत्र के लिए बुलाया जाएगा। 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती है, इसीलिए 1 साल में कम से कम 2 सत्र बुलाना राष्ट्रपति के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है। लेकिन सामान्य तौर पर हमारे देश में 1 साल में 3 सेशंस बुलाए जाते हैं, 3 सत्र बुलाए जाते हैं, जिसमें साल का सबसे पहला सेशन कहलाता है बजट सेशन या बजट सत्र, दूसरा होता है मॉनसून सेशन या मानसून सत्र, और तीसरा होता है विंटर सेशन या शीतकालीन सत्र, या जिसे हम विंटर सेशन भी कहते हैं। तो राष्ट्रपति के ही पास शक्ति है कि वो संसद के दोनों सदनों को समय समय पर सेशंस के लिए बुलाएगा। सत्र समाप्त या सत्रावसान करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। और आप जानते हैं कि लोकसभा को मंत्रिपरिषद की सलाह पर विघटित या डिसोल्यूट करने की शक्ति भी कौन रखता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत का राष्ट्रपति। अगला आर्टिकल 86, प्रेसिडेंट्स राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउसेस, संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देना और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। एक और राष्ट्रपति की पावर जो कि आर्टिकल 86 में दी गई है, अगर संसद में कोई भी बिल पेंडिंग होता है, कोई भी बिल लंबित होता है, तो उससे संबंधित कोई भी संदेश राष्ट्रपति संसद में भेज सकते हैं। और इसके अलावा संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने या एड्रेस करने का जो अधिकार है या जो पावर है, वो भी राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 86 के तहत, आर्टिकल 86 के तहत है। नेक्स्ट, आर्टिकल 87, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अगर राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन के लिए बुलाया जाता है, विशेष अधिवेशन या जॉइंट सेशन के लिए बुलाया जाता है, तो उसकी शुरुआत भी राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से ही होती है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इसके बाद है आर्टिकल 88, जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत के महान्यायवादी की एक शक्ति दी गई है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि भारत के महान्यायवादी का पद भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है, लेकिन इसके पास एक शक्ति ऐसी है जो इसे उससे ज्यादा पावरफुल बनाती है, पावर ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउसेस, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। तो अनुच्छेद 88 के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत का महान्यायवादी किसी भी वक्त जाकर लोकसभा, राज्यसभा या सर्वोच्च न्यायालय में बैठ सकता है, जाकर बहस भी कर सकता है। लेकिन संसद में विधेयकों पर या बिल्स पर मत करने का अधिकार, वोट करने का अधिकार अटॉर्नी जनरल को नहीं दिया गया है। इसके बाद आते हैं संसद के अधिकारी, ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 89 के तहत प्रोविजन किया गया है फॉर अ चेयरपर्सन एंड द डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के लिए एक सभापति
और एक उपसभापति होगा। हम सब जानते हैं भारत के वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। लेकिन राज्यसभा के बाकी जो सदस्य होते हैं वो अपने में से ही एक वाइस चेयरपर्सन या उपसभापति को क्या करते हैं, चयनित करते हैं या उसका चयन करते हैं। आर्टिकल 90 में है वैकेंसी, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ द ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी चेयरपर्सन। अनुच्छेद 90 में है उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्यागना और पद से हटाया जाना। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्यागना और पद से हटाए जाने के जो प्रोविजंस हैं, प्रावधान है, वो अनुच्छेद 90 या आर्टिकल 90 में किए गए हैं। इसके बाद आर्टिकल 91 में है पावर ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन और अदर पर्संस टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन और टू एक्ट एज चेयरमैन। सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्तियां। आर्टिकल 91 ये प्रोविजन करता है कि अगर राज्यसभा के उपसभापति अनुपस्थित होते हैं या वो राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालने के लिए गए हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में उनके कर्तव्यों का निर्वहन ऑब्वियसली डेप्यूटी चेयरपर्सन या उपसभापति के द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 92 में है नॉट टू प्रिजाइड वाइल अ रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन इज पेंडिंग। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन होगा तब वो दोनों के दोनों लोकसभा या राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे या पीठासीन नहीं होंगे। ये कहता है आर्टिकल 92। अगला आर्टिकल 93 अनुच्छेद 93 जो प्रोविजन करता है किसका, अबाउट स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के लिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। ध्यान रखेंगे जब नई लोकसभा का गठन होगा या जब नई लोकसभा का गठन होता है तो आप जानते हैं राष्ट्रपति के द्वारा सबसे पहले एक प्रोटम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है जिसे राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है और फिर वो प्रोटम स्पीकर लोकसभा के सभी सदस्यों को सामूहिक रूप से या ग्रुप में शपथ दिलाने का कार्य करता है और उसके बाद लोकसभा के मेंबर्स अपने में से ही एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चयन करते हैं। आर्टिकल 94 में वैकेंसी, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्यागना और पद से हटाए जाने का प्रावधान। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के उपसभापति के बारे में। आर्टिकल 95 पावर ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन और अदर पर्संस टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर और टू एक्ट एज चेयरमैन। अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्तियां। कहने का मतलब जब लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर नहीं होगा तो उसके रिक्त पद या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कौन होगा,
उपाध्यक्ष होगा या वाइस चेयरपर्सन होगा। आर्टिकल 96 नॉट टू प्रिजाइड वाइल अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन इज पेंडिंग। अगेन फिर से, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन होगा तो वो दोनों उस सदन में पीठासीन नहीं होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के लिए कहा गया है। आर्टिकल 97 अनुच्छेद 97 जिसमें है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन एंड स्पीकर। सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष के वेतन और भत्तों का उल्लेख अनुच्छेद 97 में किया गया है। आर्टिकल 98 में प्रोविजन किया गया है अ सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट या संसद के एक सचिवालय के बारे में। पार्लियामेंट का एक सेक्रेटरीट होगा, संसद का एक सचिवालय होगा जिसका उल्लेख आर्टिकल 98 या 98 में किया गया है। इसके बाद आर्टिकल 99 में है ओथ एंड अफर्मेशन बाय मेंबर्स, सदस्यों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो अभी अभी मैंने आपको बताया प्रोटम स्पीकर के द्वारा, एक अस्थायी अध्यक्ष के द्वारा ही सारे के सारे सदस्यों को सामूहिक रूप से शपथ ग्रहण करवाई जाती है या शपथ दिलवाई जाती है। आर्टिकल 100 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वोटिंग इन द हाउस, पावर ऑफ द हाउसेस टू एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम, यानी कि संसद की गणपूर्ति। संसद में विभिन्न विधेयकों पर की जाने वाली वोटिंग से संबंधित आर्टिकल 100, और अगर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ जाते हैं तो उसमें निर्णायक मत किसके द्वारा दिया जाएगा? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा और राज्यसभा में राज्यसभा सभापति के द्वारा। और साथ में संसद की गणपूर्ति का उल्लेख भी आर्टिकल 100 में किया गया है। और आप जानते हैं संसद की गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10, यानी कि संसद में सत्र शुरू करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की अनुपस्थिति ही संसद की गणपूर्ति कहलाती है। अगर लोकसभा में सेशन शुरू करना है तो लोकसभा के कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए? 55। और अगर राज्यसभा में सेशन या सत्र शुरू करना है तो राज्यसभा में मौजूद होने चाहिए कम से कम 25 मेंबर्स। नेक्स्ट आर्टिकल 101 जिसमें है वैकेंसी ऑफ सीट्स या स्थानों का रिक्त होना। और आर्टिकल 102 में है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप या सदस्यों के लिए निर्हरताएं। डिस्क्वालिफिकेशन कब होगा भाई? अगर कोई भी सांसद अपने भारत की नागरिकता खो देता है तो वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। वो पागल या दिवालिया हो जाता है तो भी वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लगातार 60 दिन तक सेशन से अनुपस्थित रहता है, सत्र से अनुपस्थित रहता है तो भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। या फिर ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल पर निषेध के कानून के तहत। आर्टिकल 103 डिसीजंस ऑन क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय किसके द्वारा किया जाएगा? तो आप जानते हैं फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन किसकी सलाह से? विद एन एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 104 पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और अफर्मेशन और व्हेन डिस्क्वालिफाइड अंडर आर्टिकल 99। अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या निर्हरित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति या पेनल्टी। कहने का मतलब है अगर कोई भी संसद का सदस्य संसद की सदस्यता से डिस्क्वालीफाई हो जाता है, अयोग्य हो जाता है, और अगर उसके बाद भी वो संसद में जाकर बैठता है और वहां पर वोटिंग करता है तो उसके लिए उसे
पेनल्टी लगाई जाएगी, उसके विरुद्ध शास्ति लगाई जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल 105 जिसमें है पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ देयर मेंबर्स एंड कमिटीज, संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां व विशेषाधिकार आदि। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदस्यों को सेशन से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी दीवानी मामले में गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है, क्योंकि उन्हें कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं, कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 105 के तहत। आर्टिकल 106 में है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स, यानी कि संसद के सदस्यों के वेतन और भत्तों का उल्लेख। नेक्स्ट आर्टिकल 107 प्रोविजंस रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स, विधेयक के पुरस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। आप जानते हैं कि अगर कोई भी कानून या कोई भी विधि बनेगी, कोई भी लॉ बनेगा, तो उसके लिए सबसे पहले संसद में बिल पेश किया जाएगा। एंड बिल इज अ रिटन ड्राफ्ट ऑफ अ प्रपोज्ड लॉ। एक प्रस्तावित कानून का लिखित प्रारूप ही क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है, बिल कहलाता है। बिल दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो गवर्नमेंट बिल्स या नॉन गवर्नमेंट बिल्स, सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। जब कोई सरकार का या मौजूदा सरकार का मंत्री बिल पेश करेगा तो उसे गवर्नमेंट बिल कहेंगे, लेकिन अगर कोई संसद का सदस्य बिल पेश करता है लेकिन वो मंत्री परिषद का सदस्य नहीं है या संघ का मंत्री नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन गवर्नमेंट बिल कहेंगे, उसे हम गैर सरकारी विधेयक कहेंगे। और आप जानते हैं 4 प्रकार के बिल्स होते हैं जो संसद में पेश किए जाते हैं। ऑर्डिनरी बिल साधारण विधेयक, मनी बिल धन विधेयक, फाइनेंस बिल वित्तीय विधेयक, और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, या जिसको हम क्या कहते हैं? संविधान संशोधन विधेयक। इसके बाद आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज इन सर्टेन केसेस, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। राष्ट्रपति की शक्ति है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी लंबित बिल या विधेयक पर संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से या जॉइंट सिटिंग के लिए बुला सकते हैं। यह प्रोविजन हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। आर्टिकल 109 स्पेशल प्रोसीजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अगर कोई मनी बिल संसद में पेश किया जाता है तो आप जानते हैं कि उसे राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है, और एक धन विधेयक पर किन किन प्रक्रियाओं को फॉलो किया जाएगा उसी के बारे में दिया गया है आर्टिकल 109 में। इसके बाद आर्टिकल 110 में है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल या एक धन विधेयक की परिभाषा। तो आप जानते हैं कि एक विधेयक जो कि निम्न संबंधों से संबंधित होता है, जैसे किसी भी कर को लगाना, किसी भी कर को हटाना, किसी भी कर में बढ़ोतरी करना, कम करना, या उससे संबंधित कोई विनियम बनाना, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? मनी बिल कहलाते हैं, धन विधेयक कहलाते हैं। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किसी बिल को मनी बिल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। आर्टिकल 111 असेंट टू बिल्स, विधेयकों पर अनुमति, विच इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति की शक्ति है। कॉमनली आप इसको कह सकते हैं, इसमें है राष्ट्रपति की वीटो पावर्स। अगर कोई भी बिल संसद के दोनों सदनों से पारित होकर पास होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। एब्सोल्यूट वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सस्पेंसरी वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, या पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर दें या स्वीकृति रोक लें, दैट इज एब्सोल्यूट वीटो। अगर वो पुनर्विचार के लिए संसद को एक बार वो विधेयक वापस लौटा दे तो सस्पेंसरी वीटो, और अगर उस पर कुछ भी कार्यवाही ना करके उस बिल को फोल्ड करके अपने जेब में रख ले, पूरे कार्यकाल को ऐसे ही निकाल दे बिना कोई एक्शन लिए, दैट इज पॉकेट वीटो, जो एक बार हुआ है 1987 में सरदार ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। इंडियन पोस्ट बिल या भारतीय डाक बिल के बिल पर उन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। इसके बाद आर्टिकल 112 में है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन, संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण, विच इज नोन एज
द यूनियन बजट। भारत का संघीय बजट जो संवैधानिक रूप से क्या कहलाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन। राष्ट्रपति के द्वारा ही बजट सत्र बुलाकर, बजट सेशन बुलाकर भारत के वित्त मंत्री के द्वारा संसद में संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करवाया जाएगा, जिसमें पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर की प्राप्तियां और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा वित्त मंत्री के द्वारा, और आगामी वित्त वर्ष के आकलन को क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 113 प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ एस्टिमेट्स इन पार्लियामेंट। संसद में प्राकलनों के संबंध में प्रक्रिया। और जब बजट पास हो जाएगा तो बजट की जो अनुदानें होंगी, बजट में जो एस्टिमेट्स होंगे, तो आप जानते हैं उन्हीं से संबंधित प्रक्रियाएं आर्टिकल 113 में है। लेकिन उन अनुदानों की मांग केवल एप्रोप्रिएशन बिल्स या विनियोग विधेयक से ही की जा सकती है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 114 में किया गया है, अनुच्छेद 114 में किया गया है। कहने का मतलब, अगर वार्षिक बजट में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी भी धन को किसी भी प्रयोजन के लिए आवंटित किया गया है, तो वो धन केवल एप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक से ही निकाला जा सकता है। इसके बाद आर्टिकल 115 में है सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। इसकी मांग तब की जाती है जब किसी भी प्रायोजन या योजना को पूरा करने के लिए जो पारित बजट में एस्टीमेट है वो कम पड़ जाता है। इसके बाद आर्टिकल 116 में है वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल वोट, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। इसका उल्लेख आर्टिकल 116 या अनुच्छेद 116 में किया गया है। आर्टिकल 117 अनुच्छेद 117 स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग अ फाइनेंस बिल्स, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। वित्त विधेयक वो विधेयक होते हैं जिनमें वो विषय तो होते ही हैं जो मनी बिल में है, जो धन विधेयक में है, लेकिन उसके अलावा भी इसमें अन्य विषय होते हैं। यानी कि all money bills are finance bills but all finance bills cannot be money bills। अगला है आर्टिकल 118 अनुच्छेद 118, जिसके तहत प्रोविजन किया गया है अबाउट रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स या प्रक्रियाओं के नियम। नेक्स्ट 119 रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर रिलेटिंग टू फाइनेंशियल बिजनेस इन पार्लियामेंट, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रियाएं और विधि द्वारा विनियम। आर्टिकल 120 अनुच्छेद 120, जिसमें है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द पार्लियामेंट, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं। तो आप जानते हैं कि संसद का जो ऑफिशियल कार्य है वो हिंदी और अंग्रेजी में होता है, लेकिन संबोधित करने के लिए संविधान की किसी भी भाषा का इस्तेमाल सांसदों के द्वारा या संसद के सदस्य के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन जितने भी बिल्स होते हैं, एक्ट्स होते हैं, विनियम होते हैं, सबकी भाषा क्या होती है, इंग्लिश होती है, अंग्रेजी होती है। नेक्स्ट आर्टिकल 121 रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्कशंस इन पार्लियामेंट, संसद में चर्चा पर निर्बंधन।